नमस्कार, आप सभी के साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। मेरे YouTube स्टेशन और सत्य हिंदी के सभी दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूँगी इस खास चर्चा में, क्योंकि जो एक कश्मकश की स्थिति बनी हुई थी कि आखिरकार अमेरिका में कोई साफ नतीजा उभर कर आएगा या नहीं, अगले राष्ट्रपति कौन बनने जा रहे हैं, तो अब ये साफ हो चुका है। जो बाइडेन प्रेसिडेंट इलेक्ट अब प्रोजेक्ट कर दिए गए हैं। तमाम जो न्यूज़ संगठन है उन्हें वर्ल्ड लीडर्स ने भी कॉल इन करके कंग्रेचुलेट किया है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कॉल इन करके तो नहीं, ट्वीट करके उन्हें इस वक्त जो है बधाइयां दी गई हैं। बाद में ये कॉल इन जरूर होंगे, फोन कॉल्स पर भी बधाइयां दी जाएंगी। और ये जो सुबह रही अमेरिका के लिए, वो एक खास सुबह रही डोनाल्ड ट्रंप के 4 साल के प्रेसिडेंसी के बाद। इस दौरान बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिसने सिर्फ अमेरिका को ही परेशान नहीं किया, दुनिया भर को परेशान किया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त जो बाइडेन और उनकी रनिंग मेट यानी कि कमला हैरिस, जो अब वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट डिक्लेयर अनाउंस हो चुकी हैं, प्रोजेक्ट हो चुकी हैं, उनके लिए होगा कि आखिर डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कैसे एक साथ फिर से जोड़े, इसके शार्प डिविजन्स को कैसे दूर करे। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। योशिता सिंह, आप प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की न्यूयॉर्क कॉरेस्पॉन्डेंट है, बहुत शुक्रिया योशिता मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही माया मिर्चंदानी, कॉलमनिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, अशोका यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और साथ ही ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के लिए रिसर्च स्कॉलर भी हैं। माया, आपका भी बहुत शुक्रिया। योशिता, अगर शुरुआत कर सकूं, ये कोविड के काल में हुआ चुनाव है दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में, और कोविड के इस काल में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां से ताली थाली बजाने की तस्वीरें आई लोगों के मोरल्स को बूस्ट करने के लिए। लेकिन इन चुनावी नतीजों के आने के बाद जो तस्वीरें लगातार आ रही हैं, आप तो न्यूयॉर्क में हैं और वहां तालियां थालियां खूब बजी हैं। पहले जरा सा हमें बताएं कि व्हाट वाज द मूड ऑन द स्ट्रीट रियली। इट वाज स्मिता, एक सेलिब्रेशन का मूड था टाइम स्क्वायर में। हजारों लोग, जैसे ही इलेक्शंस के रिजल्ट अनाउंसमेंट जब नेटवर्क ने अनाउंस किया, भीड़ जमा हो गई। व्हाइट हाउस के सामने हजारों लोग सड़कों पे आ गए। वो हैरिस बाइडेन के प्लेकार्ड्स लिए हुए थे, अमेरिकन फ्लैग लिए हुए थे। दे वर डांसिंग, चीयरिंग, क्लैपिंग। रियली इट वाज एक सेलिब्रेशन का माहौल था, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो 4 दिन से सब लोग इलेक्शन रिजल्ट के वेट कर रहे थे, नवंबर 3 से लेके आज नवंबर 7 को जो रिजल्ट आया है। बट आई थिंक इट वाज मोर 4 साल से वेट कर रहे थे इस दिन के लिए, इस पल के लिए कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप का जो एक टर्म है वो खत्म हुआ है और जो बाइडेन, कमला हैरिस जो अपने साथ एक उम्मीद एक लेके आए हैं, जो एक सेंस ऑफ होप आया है लोगों में। तो यहाँ बहुत ही ज्यादा मतलब एकदम सेलिब्रेशन का माहौल है। इलेक्शन के एक दिन पहले मैं गई थी टाइम स्क्वायर। वहां पे मैंने देखा था कि स्टोर्स में प्लाईवुड ड्रिल करे हुए हैं। वहां पे बहुत एक टेंस माहौल था, बहुत ही एक सिचुएशन बहुत ऐसी टेंस लग रही थी कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप जीतते हैं या हारते हैं तो कहीं हिंसा ना हो जाए, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन ये 4 दिन आई थिंक लोग वेट करते रहे, और जब आज नतीजे आए तो एक सेलिब्रेशन का जो माहौल पूरे अमेरिका में देखने को मिल रहा है। पीपल आर आउट ऑन द स्ट्रीट्स, वो मास्क पहने हैं और सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, लेकिन वो जश्न मना रहे हैं इस विक्ट्री का। ये तस्वीरें दर्शकों को बता दूं बहुत अलग हैं, क्योंकि 2016 में मैं वहां थी चुनावों को कवर करते हुए, या 2016 के चुनावी नतीजों के बाद जो मूड था वो बेहद ग्रिम मूड था। जो तस्वीरें रात में आ रही थी वो स्ट्रीट फाइट्स की आ रही थी। दूसरे दिन व्हाइट हाउस के सामने तमाम प्रदर्शनकारियों के विरोध की तस्वीरें आ रही थी, और इसीलिए कहा जा रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स नहीं बल्कि डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो जो बाइडेन ने जब देश को संबोधित किया अपने एड्रेस में, प्रेसिडेंट इलेक्ट करार दिए जाने के बाद, उन्होंने बार बार जो मैसेज दिया कि हमें लोगों को यूनिफाई करना है। इसके पहले भी वो बार बार कह रहे हैं कि मैं उन सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करूंगा जिन्होंने मेरे लिए वोट डाला हो या फिर मेरे खिलाफ हो। तो चुनौतियां उनके सामने आ गई हैं और बहुत माइलस्टोन मोमेंट्स हैं, क्योंकि कमला हैरिस भी पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट बनी है, पहली अफ्रो अमेरिकन, पहली इंडियन मूल की, पहली साउथ एशियन डिसेंट, पहली इमिग्रेंट वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बनने जा रही हैं, जिनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी बाद में होगी। माया, आपके रिलेटिव्स भी एक्सटेंडेड हैं अक्रॉस अमेरिका। पहले तो आप भी जरा से रिएक्शंस बताएं कि लोगों की जो सबसे रिएक्शंस आपने सुनी होंगी, देर रात तक आपके फोन भी बज रहे होंगे। वाज इट रियली वन ऑफ एक्सिलरेशन? वाज इट वन अबाउट आई कैन ब्रीथ, या देयर वर सम फियर्स जो अभी भी लर्क कर रहे हैं? नहीं, I think it was Smita one of just relief more than anything else because पिछले कुछ महीनों से बल्कि कुछ सालों से ही जो टेंशन वहां पे बढ़ता गया है। मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे बोला शायद 1-1.5 महीने पहले वो
हालांकि उनको चलाने भी नहीं आता है, बट वो कह रहे थे यहाँ पे सेकंड अमेंडमेंट है, मुझे गन खरीदने की इजाजत है, तो शायद मैं खरीदूंगा। और मैंने बोला आप पागल तो नहीं हो गए हो, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? तो कह रहे हैं आपको समझ नहीं आता है कि मेरे जो स्किन कलर से मुझे लोग देखते हैं जहां मैं रहता हूं। मुझे लगता है, आई एम कोटिंग हिम हियर, ही सेड द एयर इज रैंसिड विद हेट फॉर पीपल ऑफ कलर। दिस वाज these were the words that he used। और मुझे लगा कि ठीक है, मैं मतलब हम दूरी से देखते हैं वहां पे क्या हो रहा है, बल्कि हम काफी अक्सर हम भी इसको सिर्फ समझते हैं अपने ओन कॉन्टेक्स्ट में, कि जैसे कम्युनिटीज को डिवाइड किया जा रहा है छोटी छोटी मुद्दों को लेकर, या फेक न्यूज को लेकर। तो वो भी वहां से ही, तो मतलब एक सिर्फ माहौल हम देख रहे हैं। और कोविड के दौरान, पैंडेमिक के दौरान ये सब डिविजन ज्यादा बढ़ गई। ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट के दौरान ये सब डिविजन ज्यादा बढ़ गई। पिछले 4 महीने बहुत टेंस था। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ये मेल इन बैलेट्स फ्रॉड होंगे वगैरह, उस सब को लेकर आई थिंक माहौल इतना टेंस था कि जो लोग न्यूयॉर्क या ट्राई स्टेट एरिया या डेमोक्रेटिक स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ऑफ कैलिफोर्निया वगैरह वहां पे भी रह रहे थे, वो भी कह रहे थे हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये टेंशन सिर्फ हम फील कर रहे हैं कि वाकई माहौल है इतना टेंस। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थिंग्स। तो ऐसे बोल रहे हैं, मतलब आज तो जैसे कि प्रेशर कुकर में स्टीम छोड़ दिया गया है ना, आज वैसा माहौल, फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, परिवार में वैसा माहौल है। बट इफ आई जस्ट से वन थिंग मोर, व्हिच इज दैट दैट आई थिंक ये जो जो बाइडेन और कमला हैरिस दोनों ने बोला है, दिस इज एक्चुअली अबाउट द सोल ऑफ अमेरिका। एंड आई थिंक वो बात सच है, क्योंकि फॉर एवरीबडी अक्रॉस द वर्ल्ड दो इलेक्शंस इंपॉर्टेंट है, अपने खुद के देश की और अमेरिकन इलेक्शंस। क्योंकि दुनिया भर में जो कंट्री में जाओ, उनके उनके डायस्पोरा अमेरिका में जाके अपनी जिंदगी बनाने की सोचते हैं। तो पॉपुलेशन इतनी है, ये इलेक्शन ने ये दिखाया है कि अमेरिकन इमिग्रेशन और इमिग्रेंट पॉपुलेशन जो है, और सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, नॉन वाइट पॉपुलेशन, दे आर नाउ a very significant part of America's electoral landscape। आप उनको अलग नहीं कर सकते। और जो इस बात से टेंशन्स उठ रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि चली जाएंगी ओवरनाइट। मुझे लगता है कि जो बाइडेन और हैरिस बोल रहे हैं अबाउट द सोल ऑफ अमेरिका, वो इस मुद्दे को लेकर होंगी कि आप हिस्पैनिक कम्युनिटीज, एशियन कम्युनिटीज, अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज, साउथ अमेरिकन कम्युनिटीज, आप इन सबको कैसे इकट्ठा करेंगे? क्योंकि अब मतलब जनरेशंस बढ़ गई हैं। और इन कम्युनिटीज को लेकर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत डर भुनाने की कोशिश की है। उनका जो पूरा मैसेजिंग रहा कैंपेन के दौरान, वो जीनोफोबिक था एक तरीके से, वो रेसिस्ट था, और नस्ल भेद के खिलाफ जो अश्वेत लोगों की लगातार जो ब्लैक लाइव्स प्रोटेस्ट मूवमेंट हुई, उसको उन्होंने बार बार पेंट करने की कोशिश की, ये फार रेडिकल लेफ्ट है, ये दंगाई है। और दरअसल डेमोक्रेट स्टेट्स जहां जहां पर जो डेमोक्रेट्स रूल कर रही हैं, वहां वहां ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें योशिता, कल देर रात वो व्हाइट हाउस लौटे हैं, वो गोल्फिंग कर रहे थे एज यूजुअल, किसी एक ब्राइड के साथ मैंने देखा, शायद तस्वीरें भी खींच रहे थे। और अभी भी जो उनके मेलर्स आ रहे हैं, मतलब मैं रोज सुबह, क्योंकि सब्सक्राइब कर रखा है उनके कैंपेन को भी और दूसरे कैंपेन को भी, मतलब टॉपिक्स होते हैं, इफ यू काउंट द लीगल वोट्स आई इजीली विन द इलेक्शन, इफ यू काउंट द इलीगल एंड लेट वोट्स द रेडिकल लेफ्ट कैन स्टील दिस इलेक्शन फ्रॉम अस। उनके बेटे अभी भी एक इलेक्शन डिफेंस फंड के लिए लोगों से फंड मांग रहे हैं। तो ये क्या एक बच्चे की तरह उनको खींचकर पार्क से घर पे वापस लेकर जाना पड़ेगा, या वो व्हाइट हाउस ग्रेसफुली छोड़ने को तैयार होंगे? स्मिता, उन्होंने अभी तक इलेक्शन कंसीड नहीं किया है, और ये एक अमेरिकन डेमोक्रेसी की जो एक हम बोले हाईलाइट रहा है कि जब भी जो जो कैंडिडेट होते हैं, अगर वो हारते हैं, वो बहुत ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट करते हैं, और फिर जो जीतने वाला जो प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उनके साथ मिलके काम करने की एक प्रॉमिस करते हैं कि हाँ ठीक है, हार गए, लेकिन हम आपके साथ मिलके अमेरिका को आगे लेके जाएंगे। ये हम लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के कैंप से, डोनाल्ड ट्रंप से नहीं देखा है अभी तक। उन्होंने कंसीड नहीं किया है कि जैसे आपने बोला कि मेल्स पे मेल्स आ रही हैं कि इलेक्शन फ्रॉड है, और हम मंडे से कोर्ट्स में जाएंगे, हमारी लीगल टीम रेडी है, हमारे लॉ सूट्स रेडी हैं। तो जिन स्टेट्स में आप जीते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, वहां फ्रॉड नहीं हुआ है, जिन स्टेट में आप हार गए हैं वहां फ्रॉड हुआ है। तो इट्स अ वेरी, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। प्लस
जो सेनेट जो जीते हैं सेनेट में हो, चाहे वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में हो, जो रिपब्लिकन जीते हैं, तो उनके साथ फ्रॉड नहीं हुआ है, वो जीत गए हैं। लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प हार गए हैं तो ओवरऑल एक सेंस ऑफ फ्रॉड हुआ है। तो अगेन मतलब इन 4 सालों में हमने देखा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प बहुत ही अनकन्वेंशनल प्रेसिडेंट रहे हैं, चाहे वो उनकी एक लेवल ऑफ डिसेंसी हो, चाहे एक नॉर्मलसी हो, वो उन्होंने वैसा नहीं किया है। और अब जब वो हार गए हैं तो भी इट्स वेरी मतलब एक ये बहुत ही ज्यादा हम लोगों को पता था कि हाँ वो इजिली कंसीड नहीं करेंगे, वो ग्रेसफुली नहीं जाएंगे। और ये यहाँ पे बात हो रही है कि नवंबर 3 से लेकर जो जनवरी 20 का टाइम है जब प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडेन को ओथ दी जाएगी, तो ये जो 2-3 महीने हैं ये भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल रहेंगे। बिकॉज अगर वो ट्रांजिशन में जो एक होता है कि ट्रांजिशन ऑफ पावर है उसमें वो कोऑपरेट नहीं करते हैं, या फिर वो फिर उनका जो लीगल जो उनकी लड़ाई है वो जारी रहेगी। ठीक है, उनको करना है वो करें, लेकिन अमेरिका ने अपना डिसीजन दे दिया है। प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडेन, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कमला हैरिस अब मतलब तैयार हैं और दे आर नॉट वेस्टिंग टाइम। इनफैक्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडेन ने बोला है कि वो एक टास्क फोर्स बनाएंगे कोरोना वायरस के लिए, जिसमें जो ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन में जो सर्जन जनरल रहे हैं विवेक मूर्ति, वो पार्ट लेंगे। बिकॉज दे वांट, उनके सामने इश्यूज रेडी हैं। एक तो उनको अमेरिका को हील करना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाना है, प्लस द फैक्ट कि कोरोना वायरस पैंडेमिक यहाँ बढ़ रहा है, केसेस दिन पर दिन और बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी इज शैटर्ड, इट्स डेवास्टेटेड, सो दे हैव द एजेंडा सॉर्टेड आउट। उनको पता है कि ठीक है हम जीत गए हैं, आज सेलिब्रेशन का माहौल है, जनवरी 20 को सेलिब्रेशन का माहौल होगा, बट फ्रॉम नवंबर 3 टू जनवरी 28 देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। एंड देन जैसे कि माया ने भी बोला, आपने भी बोला कि ये एक दिन में नहीं हील होगी कंट्री, इसको साथ में लेके चलना साल भर 2 साल लग सकता है। बिकॉज द काइंड ऑफ एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बोले फैब्रिक बन गया है यहाँ अमेरिका में, ऑफ डिविजन, ऑफ पोलराइजेशन, वो एक दिन में नहीं जाएगा एंड उसको हील करने में टाइम लगेगा। तो अगेन प्रेसिडेंट ट्रम्प अपने लॉ सूट ला सकते हैं, उनके बेटे कुछ भी बोल सकते हैं, वो ट्वीट कर सकते हैं इन ऑल कैप्स, लेकिन जीत गए हैं, वो अपने काम पे अब आगे बढ़ रहे हैं, दे आर टेकिंग द एजेंडा फॉरवर्ड। और अब तो मतलब दुनिया भर के नेताओं ने भी बधाइयां दे दी, तो इसके बाद अब पता नहीं क्या बाकी और क्या रह जाता है। लेकिन ब्रीफली योशिता ये बताइए, क्योंकि अभी भी इनके मेल के मूड को देखकर जो लग रहा है और जो एक तरीके से उन्होंने डॉग विसल दिया था चुनाव के दिन में अपने समर्थकों को, क्या अभी भी कहीं से कोई टेंशन की खबर आ रही है, अनरेस्ट की कोई संभावना जताई जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों की तरफ से? आज जैसे जब इलेक्शन रिजल्ट आ गया तो आई थिंक जश्न का माहौल ज्यादा था और देयर वर सम पॉकेट्स जहां पे ट्रम्प सपोर्टर्स भी बाहर निकले थे, लेकिन इट वाज कंपैरेटिवली एंड यू नो एटलीस्ट रिलेटिवली पीसफुल। जहां जितना हम लोगों को सीरियसली डर लग रहा था कि दंगे हो सकते हैं या राइटिंग हो सकती है, लूटिंग हो सकती है, तो वैसा नहीं हुआ है। लेकिन फिर आगे के हफ्ते हैं, आगे के जो 1-2 महीने हैं ट्रांजिशन के, उसमें ये देखना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगेन प्रेसिडेंट ट्रम्प अपने ट्वीट्स के थ्रू या अपने मेल्स के थ्रू वो उकसा सकते हैं लोगों को, अपने सपोर्टर्स को, एंड देन यू नो फिर वो सड़क पे आ जाएंगे या वो बोलेंगे हाँ फ्रॉड है। या जैसे हम लोग ने देखा कि कुछ एरियाज में जहाँ काउंट हो रहे थे वोट, उसके सामने उनके सपोर्टर्स आ गए थे, दे वर शाउटिंग स्टॉप द काउंटिंग, कहीं कह रहे थे डोंट स्टॉप द काउंटिंग। आई मीन उनकी खुद की मैसेजिंग इतनी मिक्स्ड, उनको पता नहीं है कि क्या, बिकॉज दे जस्ट फॉलो व्हाट प्रेसिडेंट ट्रम्प सेज। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला स्टॉप द काउंट, तो वो पहुंच गए स्टॉप द काउंट करने के लिए। लेकिन ये किसी को नहीं समझा कि अगर स्टॉप द काउंट होता है तो बाइडेन जीत जाएंगे। तो अगेन और जो फॉक्स न्यूज है, ब्रेटपार्ट न्यूज है, जो इनका इतना लॉयल प्रोपेगेंडिस्ट रहा, माउथपीस रहा, उन लोगों ने भी जो है अनाउंस कर दिया कि भाई जो बाइडेन ही जो है 46वें राष्ट्रपति बन रहे हैं। तो मतलब उन्होंने भी साथ छोड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन माया, अगर हम जब जो बाइडेन की बात करें, और दर्शकों को मैं यहाँ बता दूं कि जो बाइडेन दरअसल 1992 के बाद आप देखें डोनाल्ड ट्रंप पहले राष्ट्रपति हैं जो अपने लिए एक दूसरा कार्यकाल नहीं जीत सके हैं। 1992 से बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, बराक ओबामा, ये लोग, इन लोगों को लगातार 2 कार्यकाल ये लोग इन्होंने जीता था। और जिमी कार्टर हो या फिर रिचर्ड जो जॉर्ज बुश सीनियर हैं 92 के पहले, ये सारे वो राष्ट्रपति हैं जिनको एक टर्म ही मिल सका था। जो बाइडेन का अपना करियर लगभग 4 दशकों से बहुत इंप्रेसिव रहा है माया, और उसमें उनकी पर्सनल ट्रेजेडीज भी रही हैं।
उन्होंने अपनी वाइफ, अपनी 1 साल की बेटी को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था। उनकी स्टटर्स रही हैं बचपन से, जिस पर उन्होंने काम किया। तो एक जो एक्सपेक्टेशन होता है कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसीज में जो नेता हैं, टॉप नेता हैं, वो बिल्कुल फाइन ऑरेटर होंगे, परफेक्ट होंगे। बहुत सारी ऐसी परसेप्शंस को तोड़ते हुए बाइडेन ने ये लड़ाई लड़ी है, जीती है। इसके पहले भी 2 बार वो लड़ चुके थे, प्रेसिडेंट रेस में शामिल हो चुके थे। इस बार जीत हासिल हुई है जो बाइडेन की। आपको क्या लगती है माया, इस वक्त योशिता ने बताया कि जाहिर सी बात है बहुत सारे उनके घरेलू चुनौतियां हैं, विदेश नीति की चुनौतियां हैं, उनकी प्रायोरिटीज क्या होंगी? स्मिता, उन्होंने ऑलरेडी पहले अनाउंस कर दिया है कि वो एक कोविड से डील करने के लिए टास्क फोर्स बनाएंगे। तो आई थिंक उन्होंने जाहिर कर दिया है कि उनकी प्रायोरिटी जो है अभी फिलहाल दो चीजें, एक तो पैंडेमिक से झेलना और वो कैसे करेंगे, और दूसरा जो वो कह रहे हैं बार बार, दिस इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आई एम नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ ब्लू स्टेट्स ओनली और और रेड स्टेट्स, आई एम एवरीवन्स प्रेसिडेंट। आई थिंक जो आपने पहले बात कही वो मुझे हमेशा इंटरेस्टिंग लगती है अमेरिकन पॉलिटिक्स को लेकर, क्योंकि ऑन द वन हैंड उनको या तो कोई पावरफुल कैरिज्मेटिक लीडर चाहिए होता है, लेकिन अमेरिकन वोटर के लिए ह्यूमन स्टोरी जो है, उनका अपना परिवार, उनके बच्चे, उनके अपनी जो चुनौतियां रही हैं जिंदगी में, उनसे कैसे लड़के आए हैं सामने, ये एक बहुत कंपेलिंग स्टोरी लाइन बन जाती है हर एक प्रेसिडेंशियल कैंपेन में। आपने बराक ओबामा के कैंपेन में भी देखा होगा कि वो कहाँ से हवाई में पैदा हुए, उनके फादर कहाँ पे थे, उनके मदर ने उनको कैसे सिंगल हैंडेडली बड़ा किया। कमला हैरिस के साथ भी ये स्टोरी, ये कंपेलिंग स्टोरीज जो मतलब हर एक अमेरिकन अपने ओन एनवायरनमेंट में वो रिलेट कर सकता है। किसी ने कहा कि हाँ हाँ देखो, इनकी वाइफ ने जो है किसी और के बच्चों को लेकर एक ट्रेजेडी के माहौल से निकलकर उनको इतनी अच्छी तरह पाला है, उनकी फैमिली में जम गए। या कमला हैरिस को देखिए, वो एक इमिग्रेंट की बेटी होने के बावजूद इतने आगे चली गई है। तो मतलब ये सारी रेजोनेंट स्टोरीज होती हैं। एंड आई थिंक in an election campaign where there is people are looking for hope, people are looking for change, and I think it comes back to the earlier point जो हम कह रहे थे कि what you said about one term presidents क्यों रहे हैं? one term presidents इसलिए रहे हैं क्योंकि या तो कोई बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी मिसएडवेंचर हो गया है, इन द केस ऑफ कार्टर और इन द केस ऑफ जॉर्ज बुश सीनियर, या फिर आई थिंक अमेरिकन को समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी दुनिया में ग्लोबल स्टेचर वापस कैसे हासिल करें। क्योंकि जो मेन चीज है, एंड आई थिंक ऑन द फॉरेन पॉलिसी फ्रंट, जो बाइडेन का प्रायोरिटी ये होगी कि अपने ट्रांस अटलांटिक अलायंसेस को, नेटो के साथ जो रिश्ते थे, कनाडा के साथ जो रिश्ते थे, मेक्सिको के साथ जो रिश्ते थे, इनको कैसे वापस जोड़ें। क्योंकि ये जो आप नेटो से कह रहे हो कि आप पैसे दो, आप यूएन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से निकल रहे हो, कनाडा का मजाक उड़ा रहे हो, मेक्सिकन्स का मजाक उड़ा रहे हो, ये सब चीज अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में बहुत प्रॉब्लमेटिक होती हैं, क्योंकि ये उनके डायरेक्ट नेबर्स हैं और प्रायोरिटी रिलेशनशिप्स हैं। तो ये सब जोड़ना एक प्रायोरिटी होगा। एंड थिंक जहां मैं देख रही हूं उनका जो मेन मैसेज, वापस मैं फिर से बोलती हूँ, इज अबाउट यूनाइटिंग दिस। ना आई डोंट नो स्मिता कि वो अप्रोच जमेगा, वो अप्रोच मतलब इनफैक्ट माया, इस पॉइंट पे जो मैं आपसे जानना भी चाह रही थी, क्योंकि अभी बहुत सारे लेख जो इंडियन कमेंटेटर्स की तरफ से की जा रही हैं बार बार, जो कंपैरिजन्स ड्रॉ किए जा रहे हैं, और यही कहा जा रहा है कि आज की तारीख में 2014 के बाद भारत जिस तरीके से बदला है, और आज भारत में जो हिंदुत्व मेजॉरिटेरियनिज्म है, आज मोदित्व पॉलिटिक्स है, कि कल को अगर नरेंद्र मोदी अगर हार भी जाते हैं, अगर बीजेपी सत्ता से बाहर भी चली जाती है, तो भारत का फैब्रिक इतना चेंज हो गया है। ठीक उसी तरह से इन 4 सालों में ही, कम वक्त में ही, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सोसाइटी को इस तरीके से चेंज किया है कि ट्रम्पिज्म रहेगा। उनके जो 42 से 46% के फॉलोअर्स हैं, वो तो वहां हैं। तो अमेरिका हैज बीन चेंज्ड in a lot of ways. That's right. In fact, yesterday, Atlantic Monthly में मैं पढ़ रही थी that America's next authoritarian will be far more dangerous. And far more dangerous because, Trump has also, in a sense, made a mockery of leadership and made a mockery of the stature house. वो कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी ट्वीट कर देते हैं। उनकी जो गलतियां हैं,
वो कोई और आके वही ग्रीवेंसेस, वही पॉलिटिक्स को लेकर होशियारी से आगे बढ़ेंगे। आप मतलब इसकी एग्जांपल्स दुनिया भर में हैं। आप एर्डोगान को देखिए, बोल्सोनारो को देखिए, यू नो, इवन इफ यू लुक पुतिन, इन शी जिन यूरोप, या और यू लुक एट अस, आई मीन द पॉइंट इज दैट आपके जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक वेरी astute politician है। Trump was not an astute politician. So will the next authoritarian be an astute politician for America? And I think that's the important question. But Smita, I just want to point out one thing which I found was particularly interesting. The Republican Party of America, this is also interestingly vote against the Republicans. Republicans ने रखा है। Republicans का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे 6 जजेस हैं and they are for life. So they have walked away from President Trump. They have not walked away from the principles or the values of the Republican Party, which the American electorate is also, I mean, it's a deeply conservative society at one level, That's America. right. That's Rural right. America is agricultural. Rural America is industrial. Rural America is not very rich. Rural America is saying we are whites, our stature in our own country has been minimized. So कि हमारी स्टेचर बदल गई है, डेमोग्राफिक्स बदल गई है। पॉपुलिस्ट लीडर्स आप इंडिया में भी देखें, पॉपुलिस्ट लीडर हम क्या कहते हैं, व्हाई डज द हिंदू मेजॉरिटी फील सो परसिक्यूटेड इफ वी आर अ मेजॉरिटी? You feed and you breed on that grievance and sense of you know not having been somehow not having कार्ड जो है आप उसको रिवर्स करने की कोशिश करते हैं और उसी सेंटिमेंट में फीड करने की कोशिश करते हैं। The fear of small numbers. Read that book. It's a very small book. And I'll give you 2 book recommendations in this. I hope you don't mind. One is Arjun Appadurai's Fear of Small Numbers, and the other one is J.D. Vance's, Yoshita will probably know this, J.D. Vance's Hillbilly Elegy, which is set in the Appalachians of the Rust Belt of America, where the poorer whites who were originally Democrat have now turned Republican. I think we need to read that to understand what's happening in US society. और अमेरिका को समझना बहुत जरूरी है। जी जी योशिता कुछ कह रही थी। नहीं, आई जस्ट वांट टू से कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने यही जो फीलिंग है वो उभर के ले आए हैं, जो वो दिस इज व्हाट यू नो पीपल देन वो बोलते थे। ठीक है, उनकी बहुत बातें वो डेमोक्रेट मतलब पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होती थी, लेकिन जो माया ने बोला ये यही लोग हैं जो उनको लगा कि हाँ अब तक हमारी कोई नहीं सुन रहा है, हम मेजोरिटी के होने के बावजूद हम माइनॉरिटी में आ गए हैं, इमिग्रेंट्स का कंट्री बनती जा रही है। तो आई थिंक दिस इज व्हाट played into President Trump's उनकी जो एक भाषा थी, तो उसी में उनको ये सपोर्ट मिला, उनको फिर लोगों को लगा। लेकिन योशिता फिर भी दिलचस्प बात है कि ये जो स्टेट्स फ्लिप हुए थे हिलरी क्लिंटन के दौड़ में 2016 में, ये ट्रेडिशनली डेमोक्रेट स्टेट्स थे लेकिन फिर भी फ्लिप हो गए, डोनाल्ड ट्रंप उसमें कामयाब रहे। तो इन 4 सालों के अंदर अगर इनमें से कुछ स्टेट्स वापस से ये रस्ट बेल्ट वाले फ्लिप बैक हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने जो वादा किया था आर्थिक नीतियों का, कोविड के पहले तक अर्थव्यवस्था दरअसल पूरी डिरेल नहीं हुई थी, उनकी अर्थव्यवस्था के नतीजे काफी अच्छे आ रहे थे। तो क्या कोविड दरअसल पूरी तरह से ले डूबा डोनाल्ड ट्रंप को? जी बिल्कुल। एंड आई थिंक जो जैसे अगर हम विस्कॉन्सिन की बात करें या मिशिगन की बात करें, वहां पे जो सबर्बन वोटर्स थे, जो नॉर्मल मिडिल क्लास वोटर्स थे, आई थिंक दोज वर द वंस हु टर्न्ड अगेंस्ट ट्रम्प एंड हिज पॉलिसीज एंड दे फ्लिप्ड, एंड उनकी वजह से ये स्टेट्स ब्लू हुए हैं एंड दे वोटेड इन लार्ज नंबर्स फॉर बाइडेन। एंड अगेन जैसे कि आपने बोला, कोविड में मतलब द अमेरिकन इकोनॉमी crashed, it shattered, and there are millions of people out of job. आगे फ्यूचर नहीं पता है कि कैसे ये ठीक होगा, कैसे हम इकोनॉमिक रिकवरी वापस लाएंगे। उसमें व्हेन यू हियर द प्रेसिडेंट सेइंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल उनके कुछ 2-3 कमेंट्स हैं जो बहुत स्टैंड आउट करते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला, आई डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, आप जो बोलेंगे जैसा बोलेंगे लोग आपको वैसे फॉलो करेंगे। वो मास्क नहीं पहनते थे, उनको इवेंचुअली कोविड हो गया, उनके चीफ ऑफ स्टाफ को कोविड हो गया, व्हाइट हाउस बिकेम अ सुपर स्प्रेडर ऑफ दिस कोरोना वायरस। मतलब सोचिए आप, क्या अमेजिंग बात है कि व्हाइट हाउस सुपर स्प्रेडर के तौर पर देखा जा रहा है। one more thing to add to Yoshita's point, the states जो आप कह रहे हैं, some of them part of the Rust Belt, this classic Rust Belt, and the the poorer white blue collar worker. Now the thing is that when Hillary Clinton campaigned in these areas,
Bernie Sanders had been very popular over there. So the Democrats maybe made the assumption कि वो तो हमारे हाथ में already हैं. हमें वहां पे हिलरी क्लिंटन ने वहां पे ज्यादा जोर नहीं दिया, वहां पे अटेंशन नहीं दिया. तो it became this whole draining the swamp, Washington elite, हमारे हमसे क्या लेना देना. Apart from the fact that, of course, I don't think America was ready for a woman president, but I think it fed into the fact that the Democrats ने सोचा कि ये तो बर्नी सैंडर्स ऑलरेडी हमारे लिए जीत चुके हैं, हमें यहाँ पे कैंपेन करने की जरूरत नहीं है, इनके मुद्दे सुनने की जरूरत नहीं है. एक वो कि अभी with Biden and with the fact that he aggressively campaigned in some of these states, he brought them back into the Democratic fold. एक जो योशिता ने पॉइंट, दूसरी पॉइंट जो ये है, वहां के आप देखेंगे तो the bulk of Biden votes have come in from urban areas, have come in from the cities. The cities are heavily black. Detroit, Philadelphia, Atlanta, these are black American, African American, heavily populated cities. श्वेत population उसमें ज्यादा है. So, even the Democrats have found a new purpose. They did not want to vote for Hillary. They didn't think she was bringing in anything different. But for them, this election, I really do believe that African Americans have turned this election around for Joe Biden. मतलब कल जो वैन जोन्स की वहां पर एक न्यूज क्लिप चल रही थी जिसमें वो पूरे भावुक हो गए थे, रो पड़े थे, और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि ये आई कांट ब्रीथ जो है ये सिर्फ किसी एक अफ्रो अमेरिकन के लिए लागू नहीं होता, हमारे लिए ये एक मॉर्निंग है जहां हम बच्चों को, आगे आने वालों के, बच्चे मैनर्स सीखो, एक सभ्य समाज में जीना सीखो. और ये जो बातें तमाम कह रही हैं योशिता, माया, यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा अंतिम चरण में जो है कमला हैरिस पर फोकस कर लूं, हम यहाँ पर 3 जो है विमेन बैठकर चर्चा कर रहे हैं. 2016 में हिलरी क्लिंटन के साथ एक तो उनका क्लिंटन सरनेम का बैगेज था, प्लस 8 साल चूंकि ओबामा रूल कर चुके थे, एक फटीग ऑफ वॉर जो हमेशा होता है, या अफगानिस्तान में क्या चल रहा है इसको लेकर कश्मकश थी. क्या अब अमेरिका सीरियसली इज रेडी फॉर अ वुमन प्रेसिडेंट नाउ विद द इलेक्शन ऑफ कमला हैरिस एज वाइस प्रेसिडेंट? क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लास सीलिंग कमला हैरिस ने तोड़ा है 2024 में. क्या अगला जो मेन ग्लास सीलिंग है व्हाइट हाउस में पहुंचकर एज प्रेसिडेंट, वो भी टूटने की अब संभावनाएं हैं? बिल्कुल श्वेता, आई कैन जंप इन. बिल्कुल संभावना है. एंड 2024 में वी कैन टोटली एक्सपेक्ट कि वाइस प्रेसिडेंट अभी कमला हैरिस वो एज प्रेसिडेंट खड़ी होंगी एंड उनको बहुत सपोर्ट मिलेगा. एंड बिकॉज नाउ आई थिंक जो ये 4 साल में they will see their work, and she has been able to bring together these women of color बोले या फिर even जो उनके अगर husband की भी हम बात करें तो support the picture that they present of working together, working with each other. And अगर हम Republican side से बात करें, I mean Nikki Haley is a rising star who you never know कि आगे 4 साल में it could be Nikki Haley versus Kamala Harris. I mean anything is possible, but definitely I think जो ये big glass ceiling, मतलब obviously there's been no female president, but first female vice president after all these years. Women couldn't vote till so many years ago, but now I think this will just sort of bring everybody together कि नहीं, we need this change is required. We need leadership जो सबको साथ लेके चले, जो President elect Biden का भी message है कि you have to take everybody together. And there will be historic number of women in the US Congress now. So, we are seeing women of color, matlab, even in New York State Assembly, there are so many women of color of South Asian origin who are winning elections, who are standing for election and winning elections. So I think in the next 4 years, this number will only grow even further, especially when they see somebody like Kamala Harris in front of them. They will see, ठीक है, maybe immediately नहीं, but जो young लड़कियां हैं, जो teenagers हैं, that will inspire them to get into politics because they feel, yes, if she can do it, we can do it too. And they all want to have a say. और अब नहीं तो आखिर कब भाई अमेरिका भी जाग जाओ. इस मामले में तो भारत आपसे कहीं आगे है. हम महिला प्रधानमंत्री चुन चुके हैं. राष्ट्रपति खैर हमारी बहुत सिंबॉलिक सी चुनी गई थी, लेकिन कम से कम थी महिला राष्ट्रपति. तो इस मामले में अमेरिका शुड आल्सो वेक अप एंड स्मेल द कॉफी. जहां जहां आज वर्ल्ड लीडर्स महिलाएं हैं, आप एंजेला मर्कल की बात करें, आप न्यूजीलैंड में जसिंडा आर्डर्न की बात करें, तो यहाँ पे महिला परफॉर्मेंस को जो चांस देने की जरूरत है. और डिस्क्लेमर बस यही है कि अगले 4 सालों में फिर से कोई ब्लैक स्वान इवेंट ना हो जाए, कोविड जैसा कुछ ना हो जाए, तो चांसेस हैं कि ऑफ कोर्स कमला हैरिस आगे जो है बढ़कर इसमें चुनाव में लड़ेंगी. लेकिन यहाँ माया, और कमला हैरिस की सिस्टर का नाम भी माया है इनफैक्ट, ये बताइए कि ये जो नरेंद्र मोदी जी ने कल ट्वीट किया, मतलब उसमें मुझे बड़ा
जरूरी नहीं होता कि हर नेता तस्वीर के साथ ट्वीट करे कि मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, और वो तस्वीर भी ऐसी चुनी ट्विटर पर उन्होंने जहां मोदी जी साफ दिख रहे हैं और उनके कान में कुछ खुसफुसा रहे हैं जो बाइडेन साहब। तो मतलब जो बाइडेन जी की भी क्लियर तस्वीर नहीं थी। ये थोड़ा सा फेसबुक में लगता है कि बच्चे जब गश आउट करते हैं खुशी से, कोई जीता कोई हारा, तो उनके साथ तस्वीर डाल दी जाती है। बट क्या अब हाउडी मोदी के बाद अब क्या होगा कि अपने दोस्त डोनाल्ड को जो है मोदी जी ने डंप कर दिया, मतलब इतनी जल्दी? स्मिता, वो तस्वीर देख के मेरे दिमाग में 2-3 ख्याल आए। एक तो कि आपको अपने आर्काइव्स में इतना पीछे जाना पड़ा एक तस्वीर ढूंढने के लिए जो बाइडेन के साथ, क्योंकि आपने ऑब्वियसली सोचा कि रिपब्लिकन्स आ ही गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप आए गए, तो बायपार्टिजन अप्रोच जो है यूएस गवर्नमेंट को लेकर आपने तो पीछे ही छोड़ दिया। दूसरी बात, मैंने ये सोचा कि आपने ट्वीट किया है कि हम अमेरिका और इंडिया के शेयर्ड वैल्यूज पर आगे बढ़ेंगे। अब डेमोक्रेटिक पार्टी के शेयर्ड वैल्यूज जो हैं वो लिबरल डेमोक्रेसी और लिबरल प्रिंसिपल पर हैं, तो कितनी शेयर्ड वैल्यूज होंगी ये भी देखना पड़ेगा। तीसरा, उन्होंने कमला हैरिस को भी मुबारकबाद देते हुए ट्वीट किया, योर चित्तीज विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू। व्हाई ओनली योर चित्तीज, व्हिच इज आंट्स इन तमिल? व्हाई ओनली यंगर आंट्स या ओल्डर आंट्स? I'm not very clear about the age. I have अच्छा। Telugu roots, not Tamil roots, but you know, the so the point is, why only the aunts? Why not even your uncle? Yeah, Why yeah, not sure. everybody in India? But what's very interesting is, I think मेरा ये मानना है, इट्स बेस्ड ऑन माय ओन पर्सनल एनालिसिस एंड ओपिनियन। अब यहाँ पे दिल्ली में जो बात हो रही है वो एक, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्क्रैम्बल। आपने पिछले 4 साल में डेमोक्रेट्स के साथ इंटरैक्ट करना ही बंद कर दिया था। बेशक आप जो बाइडेन को मिले होंगे या मिनिस्टर मिले होंगे पिछले साल जब गए थे या जो भी, लेकिन आपने हाउस फॉरेन अफेयर्स कमिटी से मिलना मना कर दिया as long as Pramila Jayapal was on that committee. Pramila Jayapal is a congresswoman. कमला हैरिस को आप मुबारकबाद दें, लेकिन ये उम्मीद ना रखें कि वो भूल जाएंगी। ये उम्मीद ना रखें कि डेमोक्रेट्स जो उनकी पोजीशन है वो यूएन में पोजीशन है या मल्टीलैटरलिज्म पे पोजीशन है, कि वो इंडिया यूएस को प्राइमेसी देते हुए बाकी सब भूल जाएंगे। आई थिंक अगर ये उम्मीद रख रहे हैं तो ये हमारी तरफ से गलतफहमी होगी। मेन चीज एमईए को हमेशा याद रखना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को, यहाँ पे जो भी, चाहे यूपीए की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, चाहे एसएम कृष्णा विदेश मंत्री हो या एस जयशंकर विदेश मंत्री हो, उनको ये हमेशा याद रखना चाहिए। और मैं हैरान हूं कि एस जयशंकर ऐसी बात को, एब्सोल्युटली, वो तो करियर डिप्लोमेट रहे हैं, उनका पारिवारिक, आप जो भी गवर्नमेंट है उनसे आप अपने रिश्ते बनाए रखें, लेकिन उस देश में जो ऑपोजिशन है उनसे भी आप बनाए रखें रिश्ते, क्योंकि आपको पता नहीं कि उनके चुनाव कैसे निकलेंगे। और वाकई में यही हुआ है हमारे साथ। तो अब देखेंगे, आई मीन आपने देखा, मैंने भी देखा है कि स्टेटमेंट्स आ गई हैं, मुबारकबाद दिए जा रहे हैं, वर्किंग टुगेदर की प्रॉमिसेस बन रही हैं। बोलने के लिए तो सब ठीक है, और यूएस इंडिया रिलेशंस की जो बेडरॉक है वो भी एक बेडरॉक है, वो भी हम जानते हैं। लेकिन आपने जो पर्सनल पे इतना फोकस किया, आगे शायद वो गलती ना ही करें तो बेहतर होगा। बिल्कुल। और आखिरी सवाल योशिता आपसे लेना चाहूंगी कि जो बाइडेन वो खुद फॉरेन रिलेशंस कमेटी को जो है उसमें वो रह चुके हैं, चेयर कर चुके हैं भारत के साथ। इनफैक्ट 2006 में उन्होंने, जब 2008 में वो उपराष्ट्रपति बने थे बराक ओबामा के, तो उसके पहले 2006 में उन्होंने वकालत की थी कि आप जो है सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट अच्छी बात है, और आगे चलकर फिर मेजर डिफेंस स्टेटस भी दिया गया भारत को, उसमें भी उनकी अहम भूमिका रही। तो वो पॉलिटिकल नोविस नहीं है भारत के साथ, वो भारत को लंबे समय से जानते हैं। लेकिन जो इमिग्रेशन की स्टोरी है, कल आपसे बात हो रही थी कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप सिविलियंस, जर्नलिस्ट पर भी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लाने की कोशिश कर रहे थे। इमिग्रेंट्स क्या इस वक्त आर ब्रीदिंग इजीली, होपिंग कि इस वक्त जो है H1B वीजास हो या दूसरे वीजास हो उसमें रिलैक्सेशंस होंगी इस नई एडमिनिस्ट्रेशन में? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली दे आर ब्रीदिंग इजी, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बोला कि ऑलरेडी H1B वीजा पे स्मिता इतने रिस्ट्रिक्शंस, एंड इवन द लास्ट 2-3 वीक्स, बिकॉज जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन था उनको जो भी लगा होगा, they tried to push in as many restrictions as possible from between September, October, before the elections.
जो सैलरी बढ़ाने की बात है कि किसको H1B मिलेगा नहीं मिलेगा, लॉटरी सिस्टम हटाने की बात है, मेरिट बेस्ड करना चाहिए, ठीक है, दैट इज फाइन, बट इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शन ये ले आए थे यहाँ की इमिग्रेंट कम्युनिटी के लिए, और जैसे कि स्टूडेंट्स को भी लेके कि अगर स्टूडेंट हैं तो वो 4 साल में अपनी पढ़ाई खत्म करें, फॉरेन जर्नलिस्ट हैं उनके लिए अभी ये रूल आया नहीं है, बट इट्स अंडर कमेंट्री की जो फॉरेन जर्नलिस्ट हैं दे कैन स्टे ओनली फॉर 240 days, they can get extension for another 240 days, then you go back to your country. So मतलब every visa, every category, there were just so many levels of restrictions की बहुत ही exhausting हो गया था, जो यहाँ पे अगर ग्रीन कार्ड नहीं है जिसका, और जो अमेरिकन सिटीजन नहीं है, और ये सबको पता है कि इवन द ग्रीन कार्ड बैकलॉग, मतलब अगर आपका बच्चा यहाँ पैदा हो गया है तो भले ही वो 21 साल में आपको ग्रीन कार्ड दिला दे, बाकी आप नॉर्मल H1B के थ्रू जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो बहुत ही ज्यादा एक सेंस ऑफ इतने रिस्ट्रिक्शंस, इट्स हार्ड टू कीप अप, राइट? आप अगर एक रिस्ट्रिक्शन कवर कर पाते हैं, वो आपके लिए 10 और खड़े कर देते हैं। जो स्टीवन मिलर हैं, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में इमिग्रेशन के एडवाइजर हैं, ही इज नोन टू बी एन एंटी इमिग्रेंट पर्सन। तो एटलीस्ट देयर इज अ सेंस ऑफ होप कि ठीक है, मे बी दे विल नॉट ओपन द गेट्स ऑफ अमेरिका एंड कॉल एवरीबॉडी इन, भले ही वो मेरिट बेस्ड करें, लेकिन आप मतलब जो यहाँ आए हैं या इतने ऐसे रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए व्हिच इज हार्ड टू कीप अप विद, मतलब उनका गला घोटने की लिटरली कोशिश नहीं करेंगे, उनको सफोकेट नहीं करेंगे। ब्रीफली योशिता, आखिरी में ये बताइए कि अब यहाँ से आगे हम ऑफिशियल एक तरीके से जो अनाउंसमेंट की प्रक्रिया है वो हम कब उम्मीद करें? क्या डोनाल्ड ट्रंप अगर जब तक हार नहीं कबूलते हैं, लेकिन जो ट्रांजिशन की प्रक्रिया होती है शपथ ग्रहण समारोह के लिए जनवरी में जब यूएस कांग्रेस भी मिलता है, उसकी शुरुआत हो जाएगी संस्थागत रूप से? जी बिल्कुल, I mean the transition will carry on, at least if not in the Trump administration, I mean in the Trump White House, at least Joe Biden or Kamala Harris will start with the transition process. They will start putting in the teams together. जल्द ही वो अपने कैबिनेट का भी अनाउंस कर सकते हैं कि वो किसको चाहेंगे अपने कैबिनेट में, जैसे उन्होंने टास्क फोर्स अनाउंस कर दी है फॉर कोविड। दे आर नॉट स्टॉपिंग एट दिस, उनको पता है कि उनको आगे क्या करना है। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कैन पैरेलली ट्राई टू हेल्प देम और नॉट हेल्प देम, and but January 20th tak they would want everything in place so that not a day is wasted, and then when they go forward from January 21st they have their work cut out for them. And ये भी देखने की बात है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प उनके इनॉग्रेशन में आते हैं कि नहीं, और एक ये यहाँ पे ट्रेडिशन रहा है कि जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है वो इनकमिंग प्रेसिडेंट के लिए एक लेटर रखता है इन द व्हाइट हाउस ओवल ऑफिस, वो लेटर रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। एंड इन द पास्ट वी सीन दैट दीज हैव बीन वेरी gracious letters, very encouraging letters, supporting letters. It's a tradition, it's a tradition. You were president for a term, आप हार गए हैं, at least आप gracefully तो जाइए, at least do something presidential once. And so we'll have to see, but I think, Joe Biden is not waiting for it, Kamala Harris is not waiting for it. If they have been attacked by the Trump administration, left, right, and center, even in the election, but they're still going to go ahead with it. हाँ माया, फाइनली आपसे, क्योंकि जो अमेरिकी संसद की इस वक्त जो तस्वीर है, और दर्शकों को ये भी बता दें कि इंडो अमेरिकन इस बार कांग्रेस में जो हैं वो वापस से जीत कर आए हैं, जिसमें हम बात करते हैं कृष्णा मूर्ति की या फिर एमी बेरा की, ये लोग तो उन्हें समोसा कॉकस कहा जाता है, ये लोग वापस से जीत कर आए हैं। माया, आपको लगता है कि जो कंट्रोल है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसे हम लोकसभा से कंपेयर करते हैं और सेनेट पर, वो तालमेल बिठाना जो बाइडेन के लिए आसान होगा? इतना नहीं आसान होगा, क्योंकि आई थिंक द सेनेट, द रिपब्लिकन्स आर रिटेनिंग देयर लीड इन। देखना पड़ेगा अगले मिड टर्म इलेक्शंस में क्या होगा उसको लेकर, वो तो 2 साल बाद है, बट आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट। लेकिन जो योशिता पॉइंट कर रही थी अबाउट द ट्रांजिशन, मुझे ये भी लग रहा है कि जो रिपब्लिकन लीडरशिप है सेनेट की, अब इन अगले 2 महीनों में या 1.5 महीनों में उनकी जुबान को सुनी जाएगी। आई थिंक वो जोर डालेंगे ट्रम्प व्हाइट हाउस पे कि ये हमारा प्रोसेस नहीं है, ये हमारी ट्रेडिशंस नहीं है, और रिपब्लिकन्स जीत गए हैं तो अगली बार के लिए उम्मीद रखते हैं कि क्या होगा। आई मीन मुझे लगता है ट्रम्प कैन बी पेट्यूलेंट, एंड सो देयरफॉर वो शायद सुने ना सुने वो अलग बात है, लेकिन आप अगर लैंग्वेज भी देख रहे हो, इवन लीडरशिप, लीडर्स लाइक लिंडजी ग्रैम और मिच मैकॉनेल और जो भी उनकी सेनेट लीडरशिप है, वो they are being non-committal on Trump's behavior right now. तो उनको बैक करना जो है किसी भी सेंसिबल रिपब्लिकन के लिए इस वक्त आसान नहीं होगा। इस तरह से अगर वो
रिपब्लिकन्स कहते हैं कि देखिए हम सेनेट जीत गए हैं, सुप्रीम कोर्ट हमारा है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल हार गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल You know? सत्ता से बिल्कुल बाहर है नहीं, वो दो पार्टी सिस्टम है, पार्टी की एक डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ये जो जिद जो है ये छोड़ना डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है दुनिया भर में लोगों में एक फटीग इंक्रीजिंगली हो रहा है, एक थकान हो रही है कि आप राजनीतिक भाषा का स्तर, और खुद भारत में भी अगर हम देख ले जो लगातार गिरता जा रहा है, राजनीति में जरूरी है कि एक सभ्यता हो, एक सामाजिक मर्यादा का पालन किया जाए नेताओं की तरफ से। और जो तस्वीरें हैं, मतलब हालांकि विदेश नीति में जो बाइडेन की आखिर क्या प्राथमिकताएं होंगी, अफगान पाकिस्तान को लेकर तालिबान के साथ बातचीत में कोई बदलाव होगा या नहीं, चीन सबसे अहम पहलू रहेगा कि अमेरिकी चीन रिश्ते कैसे आगे बरकरार रहते हैं, और उसमें फिर उस संदर्भ में भारत के साथ रिश्तों को जो है वापस से कैसे रीबैलेंस किया जाएगा। इन सब मुद्दों पर आगे जो है मैं विस्तार से जरूर बातचीत करूंगी और सिलसिले को जारी रखूंगी, लेकिन दो तस्वीरें जो मेरे साथ रह गई, जर्मनी की जो आउटलेट है देर स्पीगल, उन्होंने जो तस्वीर डाली है कि जो बाइडेन एक टूल पर खड़े हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जो सर जो धड़ा से अलग हो गया था, एक तरीके से गिर गया था, झुक गया था, उस सिर को वो वापस डाल रहे हैं। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की जो प्रॉमिस है, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, आप जस्टिस की बात करते हैं, इन सब को लेकर उम्मीद बंधी है। और टाइम मैगजीन ने जो कवर अपना डाला है उसमें टाइम टू गो लिखा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप की एग्जिट की तस्वीर हैं। तो ये डिफाइनिंग मोमेंट्स है, डिफाइनिंग इमेजेस हैं, लेकिन फॉर नाउ दिस इज ऑल अबाउट द अमेरिकन वोटर। ये दिन अमेरिकन वोटर्स के सेलिब्रेशन के लिए है कि इतनी तल्ख टिप्पणियों के बावजूद ये इंस्टीट्यूशन की खूबसूरती है कि एक एक वोट काउंट आखिरकार किया गया, और इस वोट के आधार पर जो है क्लियर विनर जो बाइडेन और कमला हैरिस की टीम बनकर उभरी है। पैंडेमिक कुड नॉट स्टॉप देम, द पैंडेमिक कुड नॉट स्टॉप नहीं किया, बल्कि पैंडेमिक इन अ वे बिकेम द नेल इन कॉफिन फॉर डोनाल्ड ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो भारत और अमेरिका के बीच 10.5 घंटे का इस वक्त जो है टाइम जोन डिफरेंस हो चुका है, वक्त का डिफरेंस हो चुका है 9.5 घंटे से बढ़कर, क्योंकि वहां डे लाइट स्विचिंग वगैरह होती है अमेरिका में। तो माया को मैंने रविवार सुबह सुबह परेशान किया है, योशिता को मैंने शनिवार देर रात परेशान किया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। थैंक यू सो मच। और जो दर्शक भी मेरे साथ जुड़े इस चर्चा में, आपका भी बहुत शुक्रिया। सत्य हिंदी के दर्शकों का भी मैं शुक्रिया करना चाहूंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।